Now today we are going to discuss what is nested interval property, or you can say Cantor intersection theorem. Before discussing this, let's discuss what do you mean by nested sequence. किसी भी सीक्वेंस को हम नेस्टेड सीक्वेंस कब कहेंगे? अगर सपोज आपके पास एक सीक्वेंस है ऑफ इंटरवल्स आई एन, दिस इज सेड टू बी नेस्टेड if either I1 is contained in I2, I2 is contained in I3 and I3 is contained in I4 and so on. मतलब ये जो सीक्वेंस है वो किस टाइप का हो, जो आपके पास ये इंटरवल्स हैं आई एन, ये इंटरवल्स में क्या रिलेशन होना चाहिए? जो फर्स्ट इंटरवल है वो सेकेंड इंटरवल में कंटेन हो, और सेकेंड इंटरवल थर्ड में, और थर्ड इंटरवल फोर्थ में एंड सो ऑन. मतलब ये जो वो है सेट्स हैं वो एक दूसरे में कंटेन होने चाहिए. फाइन. एक दूसरे में भी किस फॉर्म में? सपोज दिस इज योर I1 and this is your I2 and this is your I3 and so on. तो मतलब जो हमारा सेट है वो इससे बड़ा होता जा रहा है. जो सीक्वेंस में बाकी एलिमेंट्स हैं, जो इंटरवल्स टाइप के एलिमेंट्स हैं, वो किस टाइप से हैं? दिस इज योर सपोज I1, देन I2 इससे बड़ा सेट हो गया जो इसका सुपर सेट हो, देन I3 इज अगेन सुपर सेट ऑफ I2 एंड I4 इज अगेन सुपर सेट ऑफ I3 एंड सो ऑन. ठीक है. या क्या हो सकता है कि I1 I2 को कंटेन करे, I2 I3 को कंटेन करे एंड I3 I4 को कंटेन करे एंड सो ऑन. अगर मैं इसको भी एक नंबर लाइन के अकॉर्डिंग ही समझना चाहूँ तो क्या कहेंगे? सपोज दिस इज योर I1 एंड इसके बीच में इसका सब इंटरवल लिया हमने, दैट इज योर I2. फिर इसका सब इंटरवल ले लिया, दैट इज योर I3. देन इसका फिर से सब इंटरवल ले लिया, दैट इज योर I4 एंड सो ऑन. अगर इस तरह से सीक्वेंस बनाते हैं, चाहे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो चाहे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो, देन दैट sequence of intervals is said to be a nested sequence. Now what do you mean by nested interval property or Cantor intersection theorem? अगर आप लोगों को याद हो, इस थ्योरम का नाम मैंने पहले भी यूज़ किया हुआ है. एडवांस कैलकुलस में हम ये थ्योरम यूज़ करते आए हैं to prove some results. Now we are going to prove this result. What is a Cantor intersection theorem? Cantor intersection theorem कहती है अगर आपके पास closed intervals की सेट्स की एक सीक्वेंस है, मतलब एक क्लोज इंटरवल्स हैं ए एन बी एन, और इनके कॉरस्पॉन्डिंग हमने एक सीक्वेंस बना ली इंटरवल्स की, और ये सीक्वेंस किस टाइप की है? इट इज़ अ नेस्टेड सीक्वेंस. नेस्टेड सीक्वेंस का मतलब जो आई दिस रिजल्ट आई एन प्लस वन इज कंटेन्ड इन आई एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. इसका मतलब क्या हुआ? इफ आई सब्स्टिट्यूट एन इक्वल टू वन, देन आई विल गेट I2 इज कंटेन्ड इन I1. And if I put n equal to 2, then I'll get I3 is contained in I2 and so on. ऐसे ही बाकी वैल्यूज भी पुट करते रहोगे. तो एक्चुअली व्हाट वी आर गेटिंग, I3 इज कंटेन्ड इन I2, देन I2 इज कंटेन्ड इन I1 एंड सिमिलरली नेक्स्ट में क्या होगा? I4 इज कंटेन्ड इन I3 एंड सो ऑन. सो इसका मतलब जो हमने ये क्लोज इंटरवल की सीक्वेंस बनाई, ये सीक्वेंस किस टाइप की है? इट इज़ अ नेस्टेड सीक्वेंस. जो हमने ऊपर डिफाइन किया है, दिस इज अ नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ क्लोज्ड इंटरवल्स. एंड सेकेंड कंडीशन क्या कहती है? अगर इन इंटरवल्स की लेंथ as n approaches to infinity approaches to zero, मतलब जैसे जैसे, पहले तो ये इंटरवल्स किस टाइप के हैं? अगर मैं इसको रियल लाइन पे ड्रॉ करती हूँ, सपोज दिस इज योर A1 B1. I1 क्या है? I1 इज क्लोज इंटरवल AN BN, है ना. I1 के लिए n को 1 पुट कर देंगे, इट मीन्स A1 B1. देन I2 का मतलब A2 B2, और I2 I1 के अंदर कंटेन है, इसका मतलब इट इज समथिंग लाइक सबसेट ऑफ दिस सेट. ठीक है. सो सिमिलरली I3 is some A3 B3 which is again subset of this set and so on. अब वो बात कर रहा है लेंथ की. लेंथ ऑफ एन इंटरवल क्या होता है? लेंथ इज दिस डिस्टेंस. एंड पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है, दैट इज द लेंथ ऑफ द इंटरवल. सो I1 की लेंथ अगर हम बात करें, लेंथ ऑफ I1 इज नथिंग बट B1 माइनस A1. और अगर मैं लेंथ ऑफ I2 की बात करूं, दैट इज नथिंग बट B2 माइनस A2. तो अब ये क्या कह रहा है? सेकंड कंडीशन क्या कहती है? अगर इंटरवल्स, इन इंटरवल्स की लेंथ जब n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो इस इंटरवल की लेंथ, इन इंटरवल्स की लेंथ किसको अप्रोच करनी चाहिए? जीरो को. इसका मतलब मैं ये इंटरवल जो सीक्वेंस बनाई ये लेती जाऊं, तो जैसे जैसे हमारा n मतलब बहुत सारे सीक्वेंस अगर हम इंटरवल्स ले लेंगे इस टाइप के, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, मतलब I n इज अ फॉर वेरी लार्ज नंबर,
n बहुत बड़ा नंबर है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आई एन आएगा, अगर उन इंटरवल्स की लेंथ जो है वो 0 को अप्रोच करनी शुरू कर जाए, तब इन सारे इंटरवल्स की जो इंटरसेक्शन होगी, what is this? It is intersection of all i's, n goes to 1 to infinity. This set is always a singleton set. मतलब जो इन सारे इंटरवल्स की इंटरसेक्शन आएगी उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट बिलोंग करेगा। ठीक है, क्या प्रूव करना है हमें? अगर आपके पास एक नेस्टेड सीक्वेंस है, नेस्टेड सीक्वेंस गिवन है ऑफ क्लोज्ड इंटरवल्स, जिनके इंटरवल्स की लेंथ एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे 0 को अप्रोच करती है, देन उन सारे क्लोज्ड इंटरवल्स की इंटरसेक्शन में हमेशा एक ही एलिमेंट बिलोंग करेगा। दिस यू हैव टू प्रूव। सो नाउ लेट्स प्रूव इट। हमें क्या गिवन है? सबसे पहले आई एन्स इंटरवल्स गिवन है विच आर क्लोज इंटरवल्स। फाइन, सो व्हाट इज योर I1? दैट इज नथिंग बट A1 B1 and I2 is A2 B2, I3 is A3 B3 and so on up to your IN which is nothing but AN BN. फाइन, नाउ व्हाट इज दिस? हमें गिवन है, फर्स्ट कंडीशन कहती है कि जो I1 है वो I2 को कंटेन करता है। सपोज दिस इज योर A1 एंड दिस इज योर B1, देन I2 क्या होगा? A2 B2 एंड सिमिलरली I3 विल बी A3 एंड B3, क्योंकि ये जो सबसेट है, ये इंटरवल जो है ये हमेशा I2 के अंदर कंटेन है तो इसका सबसेट होगा। सिमिलरली A4 B4. Now from here what we are getting कि ये जो एलिमेंट्स बन रहे हैं A1, A2, A3, A4, दिस इज एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अगर हम n तो कुछ भी इन्फिनिटी तक जाएगा ना, तो अगर मैं AIs का एक सीक्वेंस बना लूँ वेयर I बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, देन दिस इज एन monotonically increasing sequence. Why it is monotonically increasing sequence? Because from it is very much clear, पहले ये लिख लेते हैं monotonically increasing sequence। अब यहाँ से ये हमें क्लियर हो रहा है कि जो A1 है वो A2 से छोटा है, A2 A3 से छोटा है, A3 A4 से छोटा है एंड सो ऑन। ठीक है, इक्वल भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सिर्फ लेसर ही हो, क्योंकि हमें ये सिर्फ कहा है कि ये इसके अंदर कंटेन है, तो मैं I2 को ये पूरा भी तो मान सकती हूँ ना। हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है। ठीक है, तो A1 A2 से लेस देन इक्वल टू है, A2 A3 से लेस देन इक्वल टू है, A3 A4 से लेस देन इक्वल टू है एंड सो ऑन। इसका मतलब व्हाट वी आर गेटिंग दैट AN इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू AN प्लस 1 फॉर एवरी n। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? दिस सीक्वेंस AN इज एन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। एंड अगर ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, बट ये AIs जो है वो सारे के सारे B1 से तो छोटे ही होंगे ना। B1 के बाहर तो हम जा ही नहीं सकते, क्योंकि जितने भी हमने इंटरवल्स बनाने हैं वो सारे इसके अंदर ही आने हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस इज बाउंडेड अबव बाय B1। बाउंडेड अबव बाय B1 का मतलब इस सीक्वेंस की सारी एंट्रीज B1 से क्या होंगी? छोटी। इसका मतलब क्या हुआ? इट इज अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, monotonically increasing sequence which is bounded above। तो कल हमने रिजल्ट किया था, अगर कोई मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और वो बाउंडेड अबव है, तो वो सीक्वेंस हमेशा क्या करता है? कन्वर्ज। इट मीन्स दिस सीक्वेंस AN शुड कन्वर्ज। और कहाँ कन्वर्ज करता है? इट कन्वर्जेस टू इट्स लीस्ट अपर बाउंड। इसका मतलब जो ये AN सीक्वेंस है वो इसके लीस्ट अपर बाउंड पे क्या करेगा? कन्वर्ज। एंड वी सपोज that least upper bound of the set S बना लें, which contains all the elements of this sequence। Suppose इस set का least upper bound क्या है? A, so it means AN converges to A। Fine, अभी हमने सिर्फ AIs का सीक्वेंस बनाया, इसी तरह हम BIs का भी सीक्वेंस बना सकते हैं। अगर हम BIs का सीक्वेंस लें तो वो क्या कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? From here it is very much clear that B1 is greater than equal to B2
and B2 is greater than equal to B3, B3 is greater than equal to B4 and so on. इसका मतलब B of n plus 1 is less than equal to Bn. यही हो रहा है ना. अगर मैं n को 1 पुट करूँ तो B1 is greater than B2, greater than equal to B2, or you can say B2 is less than equal to B1. अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो what we are getting, this is a monotonically decreasing sequence. ये क्या आ रही है? Bn is a monotonically decreasing sequence. और अगर ये monotonically decreasing sequence है, क्या ये sequence bounded below है? Yes. क्यों है? क्योंकि इसके जितने भी एलिमेंट्स आएंगे सीक्वेंस में वो सारे के सारे इस A1 से बड़े होंगे. क्यों होंगे? क्योंकि हमने जितने भी इंटरवल्स लेने हैं वो सारे इस A1 B1 के अंदर ही लेने हैं, है ना. इसलिए इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये सीक्वेंस है BI's का जो हमने सीक्वेंस बनाया, दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो बाय A1. So इसका मतलब every element of this sequence is greater than equal to A1. अगर ये सारे के सारे A1 से बड़े हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि this is bounded below by A1. अब monotonically decreasing sequence which is bounded below also, therefore this sequence must converge. इसका मतलब ये sequence क्या करनी चाहिए? Converge. और अगर converge करती है तो converge किस पे करेगी? इसके greatest lower bound पे. किसके greatest lower bound पे? उस set के जिसमें इस sequence के सारे elements हैं. So we suppose S1 is a set which contains all the elements of this sequence and greatest lower bound of this set is suppose B. It means Bn जो sequence है वो कहाँ converge करेगी? B पे. अब हमने क्या बना लिया? An sequence converges to A and Bn sequence converges to B. Now let's see what is the value of limit n approaches to infinity Bn minus An. अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो वो क्या है? दैट इज लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ Bn माइनस लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ An. हमें पता है ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है B पे और ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है A पे, तो ऑब्वियसली इसके लिमिट वैल्यू किसके इक्वल आएगी? B माइनस A के. फाइन. But now it is given to you that when limit n approaches to infinity, length of these intervals approaches to 0. And what is length of the interval in? अगर मैं इंटरवल in की लेंथ की बात करूं तो वो क्या होएगी? Bn माइनस An. इसका मतलब क्या हुआ? दिस लिमिट इज ऑलरेडी 0, बट अगर मैंने यहाँ से कैलकुलेट किया तो वो लिमिट किसके इक्वल आई? B माइनस A के. इसका मतलब B माइनस A किसके इक्वल हो गया? 0 के. सो व्हाट इट मीन्स? B इज इक्वल्स टू A. इट मीन्स जो ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है इस सीक्वेंस का और जो An सीक्वेंस का लीस्ट अपर बाउंड है दैट इज सेम है. इसका मतलब क्या हुआ? अब अगर A लीस्ट अपर बाउंड है ऑफ द सीक्वेंस An, इसका मतलब An के सारे एलिमेंट्स A से छोटे हैं फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स. एंड अगर B ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है ऑफ द सीक्वेंस Bn, इसका मतलब क्या हुआ कि Bn के सारे एलिमेंट्स B से क्या हैं? बड़े. फाइन. और B किसके इक्वल है? अब A के इक्वल. इफ B is equals to A, so from these two what we get? We get that An is less than equal to A and A is less than equal to Bn for every n belongs to natural number. So यहाँ से क्या मिला आपको? From here it is very much clear that in जो sequence हमने intervals बनाए थे ये क्या थी? An Bn. और ये A जो है वो हर An और Bn के बीच में लाई कर रहा है फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स. इसका मतलब दिस A बिलोंग्स टू द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दीज इंटरवल्स. फाइन. क्यों? क्योंकि ये A An और Bn के बीच में लाई कर रहा है फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स. इसका मतलब ये हर एक In में हो गया. हर एक In में हो गया इसका मतलब सबकी इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा. So what we get? There exists one element
इन दिस सेट, बट ये नहीं हमने प्रूव किया कि इसमें सिर्फ एक ही होगा। अभी क्या प्रूव किया है कि दिस सेट इज अ नॉन एम्प्टी सेट, इसमें एक एलिमेंट बिलोंग कर गया, इसका मतलब ये सेट नॉन एम्प्टी होगा। बट अभी हमें ये शो करना है कि इसमें सिर्फ यही एलिमेंट होगा, इसके अलावा और कोई एलिमेंट बिलोंग नहीं करेगा। बट हम मान लेते हैं लेट ए डैश बी एनी अदर एलिमेंट विच ऑल्सो बिलोंग्स टू intersection of these sets, and we are supposing that a dash जो है वो a से कोई डिफरेंट एलिमेंट है। फाइन, अब a डैश जो है वो इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, नाउ क्या कहा हमने, a डैश बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, इसका मतलब क्या हुआ कि a डैश जो है दैट बिलोंग्स टू आई एन फॉर एवरी एन, तभी इंटरसेक्शन में आएगा। अगर वो सब आई एन्स में है, इसका मतलब ये एलिमेंट जो है वो कहाँ बिलोंग करेगा, ए एन और बी एन के बीच में। अब जो ए एलिमेंट था वो भी इन दोनों के बीच में बिलोंग करता है, और जो ए डैश है वो भी इन दोनों के बीच में बिलोंग करता है। इसका मतलब दोनों में से कोई एक बड़ा होगा और कोई एक छोटा। हम मान लेते हैं जो ए है वो ए डैश से क्या है, छोटा। क्यों कहा हमने ये चीज़, बिकॉज ए डैश भी इस सेट का एलिमेंट है, इसका मतलब ए डैश भी ए एन से बी एन के बीच में लाई कर रहा है, एंड ए भी इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। बट वी नो दैट ए इज डिफरेंट फ्रॉम ए डैश, हमने माना ये था कि ए डैश है एक और एलिमेंट इस सेट का जो ए से क्या है, डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है तो ऑब्वियसली ये आपस में इक्वल नहीं होंगी। बट दो रियल नंबर अगर आपस में इक्वल नहीं है तो कम से कम एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा। रियल नंबर्स में हम ऑर्डरिंग कर सकते हैं, इसका मतलब हमने मान लिया कि जो ए है सपोज वो ए डैश से क्या है, छोटा। अगर ए डैश से छोटा है, लेट्स ड्रॉ दीज नंबर्स ऑन नंबर लाइन। सपोज दिस इज योर ए एन, this is your a, and this is your a dash, this is your bn, then obviously distance between these two is always greater than the distance between these two. It means distance between an and bn हम कैसे लिखते हैं, modulus of bn minus an, it is nothing but distance between bn and an, ये क्या होगा, greater than the distance between a dash and a. फाइन, अब हमें गिवन क्या है कि अगर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे लेंथ ऑफ दिस इंटरवल अप्रोचेस टू जीरो, एंड व्हाट इज लेंथ, लेंथ ऑफ दिस इंटरवल्स इज नथिंग बट बी एन माइनस ए एन। अगर ये जीरो पे जा रहा है इसका मतलब दिस इज नथिंग बट अप्रोचेस टू जीरो, इट मीन्स दिस वैल्यू मस्ट बी लेस देन अ नंबर विच इज अप्रोचेस टू जीरो। This number is less than a very small positive number. ये नंबर क्या है, approaches to zero. It means this is very small positive number. It means कि ये वैल्यू हर पॉजिटिव नंबर से छोटी है। तो कौन सा ऐसा नंबर है जो हर पॉजिटिव नंबर से छोटा होता है, हर पॉजिटिव नंबर से छोटा नंबर क्या होता है, जीरो। इसका मतलब दिस वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू जीरो। और किस नंबर का मॉडुलस जीरो के इक्वल होता है, अगर वो नंबर क्या हो, जीरो। इट मीन्स ए डैश मस्ट बी इक्वल टू ए, which contradicts the fact which we have supposed that a is not equal to a dash। इसका मतलब जो हमने सपोज किया था that is wrong। हमने सपोज किया था कि a dash एक एलिमेंट है इस सेट में which is different from a। इसका मतलब a से डिफरेंट कोई भी एलिमेंट इस सेट में बिलोंग नहीं कर सकता। इट मीन्स इस सेट में एक एलिमेंट है a और उसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं है। अगर उसके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं है तो इस सेट में कितने एलिमेंट्स हुए, ओनली वन एलिमेंट। सो दिस सेट इज अ सिंगलटन सेट एंड दिस यू हैव टू प्रूव। नेक्स्ट इज, अब इसमें हमने जो एंटर इंटरसेक्शन थ्योरम प्रूव की, हमारे पास कंडीशंस क्या क्या थी। पहली कंडीशन थी कि हमारे जो इंटरवल्स हैं दे मस्ट बी क्लोज इंटरवल्स। जो आई एन्स थे वो किस टाइप के थे, क्लोज इंटरवल। अगर हम क्लोज इंटरवल की कंडीशन को छोड़ दें तो ज़रूरी नहीं है कि जो इन इंटरवल्स की इंटरसेक्शन होगी उसमें एक ही एलिमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ओपन इंटरवल्स का सेट लेती हूँ, सपोज दीज आर योर ओपन इंटरवल्स, फाइन। और ऑब्वियसली ये जो ओपन इंटरवल्स का सेट है ये भी एक नेस्टेड सीक्वेंस ही बना रहा है। कैसे, इफ आई टेक n इज इक्वल्स टू 1 then I1 is nothing but open interval 0 to 1. If I take n equal to 2
then I2 is nothing but 0 to 1 by 2. I think from here it is very much clear there is an nested sequence. कैसे? First I1 अगर हम लें that is 0 to 1, then I2 अगर लें that is 0 to 2, 1 by 2 sorry, that is 0 to 1 by 2. इसका मतलब ये वाला सेट. देन I3 की बात करें तो वो 1/3 तक आएगा. I4 इज 1/4 एंड सो ऑन. इसीलिए मैंने कहा था जरूरी नहीं है सारे AIs डिफरेंट हो या BIs डिफरेंट हो, दे मे बी सेम ऑल्सो. इक्वलिटी लगाई थी ना हमने, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये क्या आ रही है? सेम. ठीक है, जो AIs हैं इस केस में वो सारे क्या हैं? सेम. फाइन. अब अगर हमारे पास ये सीक्वेंसेस हैं, ये सेट्स की सीक्वेंस है, इट इज अ नेस्टेड सीक्वेंस, बट ये ओपन इंटरवल्स की सीक्वेंस है. एंड सेकेंड कंडीशन, अगर मैं ये चेक करूं कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे क्या इसकी लिमिट 0 आ रही है? यस. लेंथ जो है वो 0 को अप्रोच कर रही है ना. लेंथ क्या होती है? 1/n माइनस 0. दैट इज नथिंग बट लिमिट ऑफ 1/n व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी. वो वैल्यू क्या आएगी? 0. इसका मतलब यस इसकी लेंथ भी 0 को अप्रोच कर रही है और ये नेस्टेड सीक्वेंस भी है. बट द ओनली थिंग इज क्या चीज़ नहीं है? ये ओपन इंटरवल्स हैं इंस्टेड ऑफ क्लोज इंटरवल्स. तो क्या इनकी इंटरसेक्शन में, इनफाइनाइट इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट बिलोंग करेगा? नहीं. इनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट होगी. यू कैन इजीली प्रूव इट. कैसे? मुझे ये प्रूव करना है कि इसकी इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, या तो एलिमेंट 0 या 0 से छोटे या उससे बड़े एलिमेंट. सो वी डिवाइड द केस इनटू टू पार्ट्स. आइदर x इज लेस देन इक्वल टू 0 और x इज ग्रेटर देन 0. अगर x लेस देन इक्वल टू 0 है तो ऑब्वियसली x किसी भी in में बिलोंग नहीं कर रहा. क्यों? in में जो एलिमेंट्स हैं वो पॉजिटिव नंबर्स ही हैं और 0 से बड़े ही हैं. इसका मतलब x किसी भी in में बिलोंग नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली वो नंबर इनकी इंटरसेक्शन में भी बिलोंग नहीं करेगा. ठीक है, इसका मतलब नेगेटिव नंबर्स इनकी इंटरसेक्शन में नहीं है. सो व्हाट अबाउट द पॉजिटिव नंबर्स? इफ x इज ग्रेटर देन 0, रियल नंबर्स की आर्किमिडीज प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर x कोई भी पॉजिटिव नंबर है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट m इज ग्रेटर देन 1/x. हमने जो आर्किमिडीज प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स किया था उसमें क्रॉलरीज में रिजल्ट था ये. किसी भी पॉजिटिव नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग वी कैन फाइंड आउट अ रियल नंबर सच दैट दैट रियल नंबर इज ग्रेटर देन 1/x. सो फ्रॉम हियर व्हाट वी गेट, m इंटू x इज ग्रेटर देन 1. ये पॉजिटिव नंबर है, मल्टीप्लाई करोगे तो ये ग्रेटर देन 1 आएगा. अब m, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन 1/m. इसका मतलब क्या हुआ कि जो अगर मैं x ले रही हूँ ये नंबर 1/m से क्या है? बड़ा. इसका मतलब ये नंबर इस ओपन इंटरवल में बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि x जो है वो 1/m से क्या है? बड़ा. और हमें क्या चाहिए? क्या कोई पॉजिटिव रियल नंबर इस सारे इंटरवल्स की इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है? नहीं. क्यों नहीं करता? क्योंकि अगर मैं कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर ले रही हूँ उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक नेचुरल नंबर m मिल रहा है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ओपन इंटरवल बनाते हैं अगर हम 0 to 1/m, उसमें x बिलोंग नहीं करता क्योंकि x 1/m से क्या हो गया? बड़ा हो गया, है ना. 0 to 1/m जो भी रियल नंबर पॉजिटिव ले रहे हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक नेचुरल नंबर m मिल जाएगा कि 0 to 1m वाला जो इंटरवल है इसमें x बिलोंग नहीं करेगा. x इससे क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा. इसका मतलब जो x है पॉजिटिव रियल नंबर है, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर, वो इन सारे इंटरवल्स की इंटरसेक्शन में बिलोंग नहीं करेगा. इसका मतलब इनकी इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा दैट इज इक्वल्स टू 5. इट मीन्स अगर हम कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम में इंटरवल्स को क्लोज की जगह ओपन लें तो रिजल्ट होल्ड नहीं करेगा. एक और प्रॉपर्टी हमने ली इसमें प्रूफ करते हुए, वो क्या ली कि जो इंटरवल्स की लेंथ है दैट मस्ट अप्रोच टू 0. अगर उन इंटरवल्स की लेंथ भी 0 को अप्रोच नहीं करती, इवन देन दिस रिजल्ट डज नॉट होल्ड. कैसे? अगर मैं इंटरवल्स तो क्लोज इंटरवल्स ही लूं बट उनकी जो लेंथ है वो 0 को अप्रोच नहीं कर रही. दैट इज -3 - 1/n to 3 + 1/n. अब इन इंटरवल्स की जो लेंथ है वो 0 को अप्रोच नहीं करेगी. जब n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो 1/n अप्रोचेस टू 0. इसका मतलब दिस होल थिंग अप्रोचेस टू -3. एंड
अगर ये चीज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तो इट मीन्स 1/n अप्रोचेस टू 0, इट मीन्स दिस अप्रोचेस टू 3। इसका मतलब n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे हमारे पास इस तरह का इंटरवल बनेगा। इट मीन्स दिस इज नॉट अ इंटरवल हुज लेंथ अप्रोचेस टू 0, इसकी लेंथ तो 6 हो रही है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस तरह के क्लोज सेट्स लें तो हमें चेक करना है कि क्या कंडीशन जो कैंटर इंटरसेक्शन की है वो होल्ड करेगी या नहीं। हमने कौन सी कंडीशन को वायलेट किया कि लेंथ ऑफ द इंटरवल्स डज नॉट अप्रोचेस टू 0। इस केस में क्या होगा, यू कैन इजिली सी जो आईएन्स की इंटरसेक्शन आएगी दैट इज नथिंग बट -3 to 3। कैसे, इसको हम नंबर लाइन पे प्लॉट करके चेक कर लेते हैं, उससे और क्लैरिटी हो जाएगी। पहला n इक्वल टू 1 है, इसका मतलब I1 इज नथिंग बट -3 -1 एंड 3 + 1, इट मीन्स इट इज नथिंग बट -4 to 4। अगर I2 की बात करें दैट इज -3 -1/2 and 3 + 1/2, so it is equals to -3 -1/2, it is -6 -7/2 and 7/2। ठीक है, इसको प्लॉट करते हैं साथ साथ में। -4 to 4, suppose this is -3 and this is 3, then next क्या आएगा, something -7/2 to 7/2, then उससे next I3 -3 -1/3 and 3 + 1/3। ठीक है, इट इज समवेयर हेयर, इससे भी छोटा। ठीक है, ऐसे करते करते आप मैक्सिमम कहाँ तक, हमने कहा इनकी जो व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो ये क्या बन रहा था -3 to 3। इसका मतलब दिस इज अ सेट विच कंटेन्स इन ऑल दीज इंटरवल्स। ठीक है, इसका मतलब इन सबकी इंटरसेक्शन का पार्ट क्या बनेगा, -3 to 3, विच इज नॉट अ सिंगलटन सेट। बट कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम क्या कहती है कि अगर लेंथ भी 0 को अप्रोच करे तो इस इंटरसेक्शन में एक ही एलिमेंट बिलोंग करेगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम दोनों में से कोई भी एक कंडीशन हमारी वायलेट करती है, दैट इज सेट जो है वो क्लोज ना हो, इंटरवल्स क्लोज ना हो, या लेंथ 0 को अप्रोच ना करे इंटरवल्स की, तो कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम का जो रिजल्ट है वो होल्ड नहीं करेगा। आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।